हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ गवर्नर्स के बारे में। तो गवर्नर के पास क्या पावर होते हैं, स्पेशली अगेंस्ट द बिल्स। जब उनके सामने कोई बिल्स आते हैं तो उस रिस्पेक्ट में गवर्नर के पास क्या पावर होते हैं। देखिए, ये आया है टॉपिक, हम कहें तो चर्चा में आया है तमिलनाडु के गवर्नर के बारे में, या तो कहें तमिलनाडु के गवर्नर के वजह से ये टॉपिक चर्चा में आया है। देखिए, मैं हूं अनुज गौतम और आप देख रहे हैं द लाइट्स पॉइंट। और अगर आपको ये वीडियो सही लगे, अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को शायद लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेस्ट क्या है। कंटेस्ट ये है कि तमिलनाडु की असेंबली ने, मतलब कि स्टेट की असेंबली ने, जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, उन्होंने एक पास किया है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या पास किया है? रेजोल्यूशन में उन्होंने प्रेसिडेंट से कहा है कि प्रेसिडेंट, या कहें कि यूनियन गवर्नमेंट से कहा है कि वो इशू करें, क्या इशू करें, इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नर ऑफ द तमिलनाडु। किस सापेक्ष में उन्होंने कहा ये बात? क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक बिल है, मतलब कि बिल के सापेक्ष में, कि असेंबली ने कहा है कि प्रेसिडेंट, या तो कहें यूनियन गवर्नमेंट, गवर्नर को ये इंस्ट्रक्शन दे कि उनके पास जो बिल आते हैं उनको वो असेंट अपना दें, या तो असेंट मतलब वो उनको अपना असेंट देना है। बिल पास बाय असेंबली विद इन स्पेसिफिक पीरियड, मतलब कि ये कहें कि एक टाइम पीरियड के अंदर ही जो गवर्नर है उनको अपना असेंट देना है। किसी भी बिल को रिजेक्ट करना है या तो उसको पास करना है, उसके बारे में उनको अपना व्यू देना है। अगर बात करें कि हमारे, अगली बात करें अगर, कि आर्टिकल 355 क्या कहता है। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि जो गवर्नर है वो स्टेट का है, असेंबली है वो स्टेट की है, तो ये बात यूनियन गवर्नमेंट के पास क्यों गई है, या तो कहें कि रेजोल्यूशन यूनियन गवर्नमेंट के लिए क्यों पास किया गया है। देखिए, आर्टिकल 355 कहता है कि it shall be the duty of the union to ensure that government of every state is carried on the accordance with the provisions of the constitution। देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो कहें यूनियन की जिम्मेदारी है कि किसी भी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट, तो फिर ये पूरी जिम्मेदारी बनती है यूनियन ऑफ इंडिया की, या तो कहें यूनियन की जिम्मेदारी बनती है कि उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई एक्शन हो, मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबल एक्शन हो, ठीक है। अगर बात करें हम कि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द गवर्नर टू एक्ट, हाँ, अगर हम बात करें कि जब बिल आता है गवर्नर के पास, तो गवर्नर के पास क्या क्या एक्शन करने की अनुमति होती है, किसके अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो आर्टिकल 200 कहता है, ये कहता है, ये बात करता है वो ऑप्शंस के बारे में, जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं गवर्नर के पास जब उसके पास कोई बिल आता है। तो उसके पास ऑप्शन है कि या तो वो उस बिल को पास कर दे, मतलब अपना असेंट दे दे, तो बिल पास। देखिए, जब भी कोई बिल बनना होता है तो पहले वो आता है असेंबली में, असेंबली में पास होने के बाद ये हमें स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहा हूँ। स्टेट लेजिस्लेचर में ऐसा होता है कि असेंबली में पहले बिल पास होता है, असेंबली में बिल पास होने के बाद उस बिल को जब तक गवर्नर का असेंट ना मिले तब तक वो बिल एक्ट नहीं बनता, ठीक है। तो अगर बात करें गवर्नर के पास क्या ऑप्शन है, तो गवर्नर के पास ऑप्शन है कि वो पहली बात तो अपना एसेंट दे सकता है, एसेंट दे सकता है, या तो अपना एसेंट विथहोल्ड कर सकता है। तीसरी बात करें, या उस असेंबली को, गवर्नर किसी भी बिल को, अपन जो बिल है उसे बैक करे असेंबली को, कि असेंबली दोबारा से सोचे उस बिल के बारे में, या तो फिर वो बिल को प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन, या तो कहें कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। अब देखिए, गवर्नर अगर असेंबली को वापस से भेजता है कि असेंबली उस बिल को रिकंसीडर करे, तो अगर दोबारा से असेंबली गवर्नर के पास
उसी बिल को बिना किसी अमेंडमेंट के या तो अमेंडमेंट के साथ भेजती है, तो गवर्नर की ये क्या कहते हैं अनिवार्यता है या तो क्या मजबूरी है कि उसे असेंट देना ही होगा। अब हम बात करें अगर कि जब रिजर्व करता है, मतलब गवर्नर अगर रिजर्व करता है किसी भी बिल को, किसके कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, तो उसमें भी कुछ खास बात होनी चाहिए। पहली बात तो या तो वो बिल इंडेंजर करता हो किसको, स्टेट हाई कोर्ट्स को, या तो फिर ये सारी मतलब ये कोई ना कोई बात होना चाहिए उस बिल में, तब जाके गवर्नर को ये पावर मिलती है कि उस बिल को रिजर्व करे कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट की। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, अल्ट्रा वायर्स दैट इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी भी मतलब जो बिल है उसका कोई भी भाग कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो गवर्नर उस बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। दूसरी बात, अगर अपोज टू द अगर डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट है आपका बिल, तो भी गवर्नर उसे कंसिडरेशन के लिए रोक सकता है। तीसरा पॉइंट है कि अगर जो आपका बिल है वो अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, ये तो जनरल सी बात है। ग्रेव इंपॉर्टेंस में है, या तो हम कहें डीलिंग विद कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है तो यहाँ पे होगा 31A। 31A आर्टिकल के कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर हम बात करें गवर्नर के पास पावर्स जो है वो किन किन आर्टिकल्स में, देखिए जब भी अगर ये चर्चा में आई है बात गवर्नर्स की पावर में, तो आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से आर्टिकल या तो कहें किसी भी पर्टिकुलर पावर को किस आर्टिकल से गवर्नर को दी जाती है। अगर हम बात करें आर्टिकल 153 में, तो आर्टिकल 153 कहता है कि ये बात करता है स्टेट्स में गवर्नर होने की, ठीक है। आर्टिकल 154 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है। 156 कहता है टर्म्स और ऑफिस ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। क्वालिफिकेशंस की बात करता है 157। कंडीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस 158। 159 में बात करता है ओथ एंड अफर्मेशन बाय द गवर्नर। एंड 160 डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर्स इन सर्टेन कंटिजेंसीज। 161 में बात करता है पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स एंड अदर्स। पार्डन्स मतलब कि माफियां देने, किसी भी सजा की माफी देने का पावर 161 से आता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट 163। काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। 164 में अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर लाइक अपॉइंटमेंट्स टर्म्स सैलरीज एंड अदर्स। 165 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये भी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में 165 बात करता है। 166 कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस ऑफ द गवर्नमेंट टू ऑफ अ स्टेट। 167 duties of chief minister regarding furnishing of information to the governor and so on। 174 बात करता है सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। 175 राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउस और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। 176 स्पेशल एड्रेसेस ऑफ गवर्नर। 200 बात करता है एसेंट ऑफ बिल्स, जिसकी हमने चर्चा की है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 201 बिल रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, इसकी भी हमने चर्चा की है। 213 ये बात करता है पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। 217 गवर्नर being consulted by president in matters of the appointment of the judges of high court। अगर 233 की बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस बाय द गवर्नर, ये आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। अगर 234 की बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन
अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विसेज ऑफ स्टेट बाय द गवर्नर। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा की जाती है। और इसमें हम बात करें तो आप ये भी देखें कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट ये भी अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।